हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी हिंदी की बड़े अच्छे से शुरुआत की थी और बड़े ही अच्छे से हम अपनी हिंदी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम अपनी हिंदी में जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है ये क्रिया। क्या चैप्टर का नाम है? उस चैप्टर का नाम है ये ये क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है और क्रिया होती क्या है? वैसे आपको सबको पता है कि क्रिया होती होती क्या है। भाई, किसी काम को करने को जो भी शब्द दर्शाते हैं वे सभी शब्द क्या होते हैं? वे सभी शब्द आपके ये क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्लियर बात? अब इसकी थोड़ी सी किताबी परिभाषा को हम देख लेते हैं। किताबी परिभाषा क्या होगी इसकी? वे वे विकारी शब्द वे विकारी शब्द जो जो किसी जो किसी कार्य जो किसी कार्य का होना होना या करना दर्शाते हैं। होना या करना दर्शाते दर्शाते हैं। वे शब्द वे शब्द वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। भाई, क्रिया शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी कार्य का होना या किसी कार्य का करने को दर्शाते हो, वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे आपके? वे सभी शब्द आपके क्रिया शब्द कहलाते हैं। समझ में आई इसकी किताबी परिभाषा? बिल्कुल आ गई होगी। अब अब क्रिया की अब जो क्रिया का निर्माण होता है, वो क्रिया का निर्माण कैसे होता है? अगली चीज में हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे क्रिया का निर्माण। जो क्रिया का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो भाई, क्रिया का निर्माण कैसे होता है? क्रिया का निर्माण होता है मूल धातु मूल धातु धन ना ना प्रत्यय। ये ना क्या होता है? इसको बोलते हैं हम ये प्रत्यय। ना प्रत्यय के जोड़ से क्या बनती है हमारी? ये बनती है हमारी क्रिया। क्लियर? भाई, मूल धातु में ना प्रत्यय को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होती है? हमें प्राप्त होती है ये क्रिया। बात क्लियर? बहुत अच्छे से हो गई होगी। जैसे मैं यहां पर लिखूं हस। मैंने यहां पर क्या लिखा? हस धन ना। मैंने यहां पर क्या लिखा? हस धन ना। तो हमें रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा? आप कहेंगे कि भैया हमें रिजल्ट में प्राप्त होगा हंसना। और हंसना कैसा शब्द है? हंसना एक क्रिया शब्द है। हंसना कैसा शब्द है? हंसना एक ये क्रिया शब्द होता है। क्लियर बात? अब इसमें हंस क्या है? अब इसमें जो हंस शब्द है, हंस शब्द होता है इसमें मूल धातु। हंस शब्द क्या होता है इसमें? मूल धातु, या इसको धातु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? धातु भी कह सकते हैं। क्लियर बात? और इसमें ना क्या होता है? ये होता है ये प्रत्यय। तो मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण होता है? ये क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि हस धन ना यदि मैं लिखूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे एक क्रिया शब्द यहां पर प्राप्त होगा। क्लियर बात? बहुत अच्छे से। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल भी लिख सकता हूं। जैसे कि मैं रो ना शब्द मैंने लिखा, ये कैसा शब्द है? ये एक क्रिया शब्द है। और यदि मैं आपको क्वेश्चन दूं कि इसमें मुझे मूल धातु बताइए, तो आप क्या कहेंगे? इसमें से हम क्या हटा देंगे? ना प्रत्यय को हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगी? हमारे पास ये मूल धातु बच जाएगी। क्या बच जाएगी? हमारे पास ये मूल धातु बच जाएगी।
बात क्लियर। अब तक मैंने आपको दो चीजें बताई, कौन कौन सी? एक तो मैंने आपको बताई क्रिया की परिभाषा, वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना दर्शाते हों वे शब्द कैसे कहलाते हैं? वे शब्द क्रिया शब्द यहां पर कहलाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। यदि मैं मूल धातु में ना प्रत्यय को जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगी? मुझे क्रिया प्राप्त होगी। जैसे मैंने हस में ना प्रत्यय को जोड़ दिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे प्राप्त हुआ हंसना। और हंसना कैसा शब्द है? हंसना एक क्रिया शब्द है। हंसना कैसा शब्द है? हंसना एक क्रिया शब्द होता है। यहीं पर मैंने आपको एक शब्द दिया रोना, और मैंने आपसे पूछा कि रोना में जो मूल धातु या धातु शब्द क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि भैया रोना में जो हमारा मूल धातु होगा वो होगा रो, और इसमें ना प्रत्यय जुड़ा होगा। क्लियर? भाई क्रिया का निर्माण कैसे होता है? मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना या होना दर्शाते हैं वे सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्लियर बात? इसके बाद अगली चीज, यदि यहां पर आपको एक नोट करके लिखना है कि मूल धातु धन ना प्रत्यय जोड़ने पर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट में जो मिलेगा वो मिलेगा हमें क्रिया शब्द। वो क्या मिलेगा? वो मिलेंगे हमें क्रिया शब्द प्राप्त होंगे। इसके बाद अगली चीज, यदि मैं कभी मूल धातु में यदि मैं कभी मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? आना प्रत्यय जोड़ दूं तो मुझे रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा यहां पर प्रथम प्रेरणार्थक। क्या प्राप्त होगा? मुझे यहां पर प्राप्त होगा प्रथम प्रेरणार्थक। क्या प्राप्त होगा? ये होगा प्रथम प्रेरणार्थक। इसके बाद यदि मैं कभी मूल धातु में वाना प्रत्यय जोड़ दूं, भाई क्या जोड़ दूं? वाना प्रत्यय जोड़ दूं तो मुझे रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा? मुझे रिजल्ट में प्राप्त होगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या प्राप्त होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या होगा प्राप्त? द्वितीय प्रेरणार्थक मुझे यहां पर यह प्राप्त होगा। बात क्लियर? बड़े ही अच्छे से और बड़े ही आसान तरीके से हो गई होगी। पर अभी दो बातों में थोड़ा सा डाउट होगा। क्या? आपने कहा भैया हमें मूल धातु में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दे तो हमें क्रिया प्राप्त होती है। ये तो बात हमें बिल्कुल सटीक समझ में आ गई, परंतु ये दो चीजों में हमें थोड़ा सा डाउट है। तो इसके हम छोटे छोटे दो एग्जाम्पल लेते हैं और हम इससे समझते हैं। एक एग्जाम्पल से मैंने एक शब्द यहां पर लिखा पढ़। क्या लिखा? मैंने लिखा यहां पर पढ़। और पढ़ कैसा शब्द है? आप कहेंगे पढ़ एक धातु शब्द है। क्लियर? और यहां पर मैं पढ़ में क्या जोड़ दूं? यदि मैंने पढ़ में जोड़ दिया ना तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा सिंपल क्रिया शब्द। मुझे प्राप्त क्या होगा? सिंपल क्रिया शब्द मुझे ये प्राप्त होगा। क्लियर बात? इसके बाद यदि मैं कभी पढ़ में आना प्रत्यय जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? आना प्रत्यय में कभी भी पढ़ में जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा यहां पर ये प्रथम। क्या प्राप्त होगा मुझे रिजल्ट में मिलेगा ये पढ़ाना। ये क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट में? मुझे मिलेगा पढ़ाना। और पढ़ाना शब्द में कौन सी क्रिया है? आप कहेंगे क्या मैं पूछूं आपसे सिंपल क्रिया है? आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि पढ़ाना शब्द पढ़ धन आना से मिलकर जुड़ा है। और जिस शब्द में भी आना प्रत्यय जुड़ा हो वहां पर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? वहां पर हमें रिजल्ट में मिलेगा ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। वहां पर क्या मिलेगा? ये मिलेगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर बात? बहुत ही अच्छे से गजब तरीके से बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद
यदि तीसरी बात में लिखूं, मैं पढ़ शब्द में वाना प्रत्यय जोड़ दूं, भाई क्या जोड़ दिया मैंने, वाना प्रत्यय मैंने पढ़ शब्द में जोड़ दिया, तो पढ़ शब्द में जब भी मैं वाना प्रत्यय को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे रिजल्ट में प्राप्त होगा पढ़वाना। क्या प्राप्त होगा मुझे रिजल्ट में प्राप्त होगा पढ़वाना। और जहां भी मूल धातु में वाना प्रत्यय जुड़ा हुआ हो वहां पर रिजल्ट में क्या मिलता है, वहां पर रिजल्ट में मिलता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। वहां पर क्या मिलती है हमें, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बात क्लियर, बहुत ही अच्छे से हो गई होगी। वहां पर क्या मिलेगा मुझे, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या अब आपको तीनों की तीनों बातें यहां पर बिल्कुल क्लियर हुई कि यदि मूल धातु में ना जुड़ जाए तो सिंपल क्रिया का निर्माण होता है, यदि मूल धातु में आना प्रत्यय जुड़ जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है, और यदि मूल धातु में कभी भी वाना प्रत्यय जुड़ जाए तो किसका निर्माण होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। क्लियर। अब यदि मैं एक शब्द आपको लिखकर दूं तो आप मुझे उसका इन तीनों रूपों में लिखकर उस शब्द को दिखाएंगे। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा रो शब्द, रो क्या है, एक मूल धातु है, तो रो शब्द का आप तीनों शब्दों में अंतर करके मुझे बताइए। जैसे रो शब्द की मुझे सिंपल क्रिया बनानी है, तो सिंपल क्रिया मैं कैसे बनाऊंगा, तो रो शब्द की सिंपल क्रिया बनाने के लिए मैं इसमें जोड़ूंगा ना प्रत्यय, और ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपका सिंपल क्रिया। क्लियर। इसके बाद दूसरी चीज, यदि मैं रो शब्द में, यदि मैं रो शब्द में आना प्रत्यय जोड़ दूं, आना प्रत्यय जोड़ दूं तो मुझे यहां पर क्या प्राप्त होगा, मुझे यहां पर प्राप्त होगा ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या प्राप्त होगी, मुझे यहां पर प्राप्त होगी प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मुझे ये प्राप्त होगी। बात क्लियर। इसके बाद यदि कभी भी मैं रो शब्द में, रो शब्द में वाना प्रत्यय जोड़ दूं, भाई क्या जोड़ दूं, वाना प्रत्यय जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। भाई क्या प्राप्त होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया मुझे प्राप्त होगी। अब शब्द हजारों लाखों कितने भी हो, आप इन तीनों चीजों में अंतर बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। आपसे पूछेगा कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, आप क्या बताएंगे, वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना या होना दर्शाते हैं वे सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। दूसरी चीज, आपसे पूछेगा क्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मूल धातु में ना प्रत्यय को जोड़ने पर हमें क्रिया की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज, यदि आपसे कभी वो पूछे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यदि कभी भी मूल धातु में, मूल धातु में आना प्रत्यय को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगी, मुझे प्राप्त होगी आपका ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद यदि कभी भी वो आपसे पूछे कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या कहेंगे कि मूल धातु में ना प्रत्यय को जोड़ने पर आपको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया प्राप्त होगी। बात क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल साफ तरीके से शीशे की तरह आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगली चीज लिखिए आप, क्रिया के भेद। अगली चीज क्या लिखिए आप, ये लिखिए आप क्रिया के भेद।
लिखे क्रिया के भेद। भाई क्रिया को हम दो प्रकार से बांट कर पढ़ते हैं। भाई कितने प्रकार से बांट कर पढ़ते हैं? जैसे विशेषण को हमने दो प्रकार से बांट कर पढ़ा था, एक तो स्थान व स्थिति के आधार पर, और जो दूसरा हमने बांटा था वो बांटा था हमने संरचना एवं प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर। क्लियर? ऐसे ही हम जो क्रिया है उसको भी दो प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम ये कर्म के आधार पर। किसके? ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। भाई कर्म के आधार पर। दूसरा हम पढ़ेंगे कि संरचना संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्लियर? तो जो कर्म के आधार पर यदि मैं बांटूं, भाई कर्म के आधार पर यदि मैं क्रिया के भेदों को बांटूं तो कितने प्रकार से बांटा जाता है? आप कहेंगे दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? एक सकर्मक और एक अकर्मक। क्लियर? सबसे पहला भेद कौन सा है इसका? सबसे पहला भेद है इसका, यह है अकर्मक क्रिया। कौन सी है? अकर्मक क्रिया। दूसरा जो भेद है इसका वो कौन सा है? वो है आपका सकर्मक क्रिया। वो कौन सा है? वो है आपका सकर्मक क्रिया। बात क्लियर? बहुत ही अच्छे से हो गई होगी। भाई कर्म के आधार पर कितने भेद है क्रिया के? दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। क्लियर? इसके बाद संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के यहां पर भेद होते हैं 8। यहां पर कितने भेद होते हैं क्रिया के? यहां पर क्रिया के भेद होते हैं आपके 8। 8 भेद कौन कौन से हैं? ये है आपका ये पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहला भेद कौन सा है इसका? यह है आपका पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा भेद है? यह है आपका पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद जो दूसरा भेद है वो कौन सा है आपका? वो है आपका ये प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? ये प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद जो तीसरा भेद है वो कौन सा है आपका? वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। क्लियर? इसके बाद जो चौथा भेद है वो कौन सा है आपका? वो है ये कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। और जो छठा भेद है या जो पांचवा भेद है वो है आपका संयुक्त क्रिया। कौन सी? ये है आपकी संयुक्त क्रिया। बात क्लियर? भाई संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये भेद होते हैं 8, जिसमें से 5 भेद आपके, सबसे पहला पूर्वकालिक, दूसरा प्रेरणार्थक, तीसरा नाम धातु, चौथे नंबर का ये कृदंत क्रिया, पांचवें नंबर का संयुक्त क्रिया। क्लियर? जो छठे नंबर का भेद होता है वो कौन सा होता है इसमें? जो छठे नंबर का भेद होता है वो होता है आपका सहायक क्रिया। कौन सा होता है? सहायक क्रिया। सातवें नंबर का भेद कौन सा होता है? ये होता है आपका सामान्य क्रिया। भाई कौन सा होता है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। और जो 8वें नंबर का भेद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सजातीय क्रिया। वो कौन सा होता है आपका भाई? ये होता है सजातीय क्रिया। कौन सा?
सजातीय क्रिया। बात क्लियर? भाई क्रिया के भेदों को हमने कितने प्रकार से बांटा? दो प्रकार से। पहला, सबसे पहला क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। दूसरा, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर सबसे पहला पूर्वकालिक, दूसरे नंबर का प्रेरणार्थक, तीसरे नंबर का नाम धातु, चौथे नंबर का ये कृदंत क्रिया, और जो पांचवें नंबर का होता है संयुक्त क्रिया, छठे नंबर का सहायक क्रिया, सातवें नंबर की सामान्य क्रिया, और आठवें नंबर का जो भेद होता है उसको बोलते हैं हम सजातीय क्रिया। अब इन भेदों को हमें पढ़ना है, और जब हम इस भेद पर पहुंच जाएंगे तो जो हमारा क्रिया चैप्टर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं से भी एमसीक्यू जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिएगा, आपको 99% रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद सबसे पहले शुरू करते हैं हम ये क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? ये क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। एक चीज आप यहां पर नोट करके लिखिएगा, यदि कभी भी आपको न तो क्रम के आधार पर दे, न वो संरचना और प्रयोग के आधार पर दे, आपसे वो सिंपल क्वेश्चन दे, क्या आपको सिंपल क्वेश्चन दे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, ना तो क्रम के आधार पर, न वो संरचना और प्रयोग के आधार पर, आपको वो सिंपल क्वेश्चन दे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो क्रम के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं वही क्रिया के मुख्य भेद भी होते हैं। तो एक नोट करके आप यहां पर लिखिए कि यदि कभी आपसे वो क्रिया के भेद पूछे, सिंपल क्रिया के भेद, न क्रम न संरचना व प्रयोग के आधार पर, सिंपल क्रिया के यदि वो आपसे भेद पूछता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे क्रिया के भेद होते हैं दो। कितने भेद होते हैं? दो। और कौन कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक। क्लियर? इसके बाद सबसे पहले आप यहां पर लिखिए अकर्मक क्रिया। क्या लिखिए? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। इसके बाद आप लिखिए दूसरे नंबर पर सकर्मक क्रिया। क्या लिखिए? सकर्मक क्रिया आप लिखिए। क्लियर? अकर्मक क्रिया, और दूसरे नंबर पर आप क्या लिखिए? सकर्मक क्रिया। क्लियर बात? अकर्मक क्रिया क्या होती है? वे क्रिया शब्द, वे शब्द जिनमें 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 क्रम, भाई क्रम क्या होता है? जो कार्य के होने को दर्शाता है। क्लियर? जिनमें क्रम मौजूद नहीं होता, नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं आपके? वे शब्द आपके अकर्मक क्रिया के शब्द कहलाते हैं। क्लियर? यानी कि जिसमें क्रम मौजूद नहीं होता। क्या मौजूद नहीं होता? जिसमें क्रम मौजूद न हो, यानी कि वे शब्द जो क्रम रहित हो, जो क्रम रहित हो, वे क्या होंगे आपके? वे सभी शब्द आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वे सभी शब्द आपके किसके अंतर्गत आते हैं? जो जो क्रम रहित होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। क्लियर बात? बहुत ही अच्छे से हो गई होगी। इसके बाद अब सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? इसका उल्टा कर दीजिए आप, बिल्कुल इसकी परिभाषा। वे शब्द, वे शब्द जिनमें 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 क्रम
में कर्म मौजूद, जिनमें कर्म मौजूद होता है, जिनमें कर्म मौजूद होता है, यानी कि वे शब्द जिनमें जिनमें कर्म मौजूद होता है वे क्या होते हैं, वे होते हैं आपके सकर्मक क्रिया के उदाहरण। यानी कि और छोटा यदि मैं लिखूं, वे शब्द जो कर्म के साथ होते हैं, यानी कि वे शब्द जो 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 कर्म सहित, जो कर्म सहित होते हैं। क्लियर बात भाई? वे शब्द जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता अकर्मक, जिसमें जिनमें कर्म मौजूद होता है वे क्या कहलाते हैं, आपके सकर्मक। क्लियर बात? बड़े ही अच्छे से हो गई होगी। इसके बाद जो अकर्मक क्रिया है, जो अकर्मक क्रिया है, जो ये अगला पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, इस पर स्टार बनाकर आप लिखिए। अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में कर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव, क्रिया का, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? एक कर्ता पर, कर्ता पर, कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव जो पड़ता है वो होता है आपका ये कर्ता। क्लियर बात? इसके बाद यहीं पर सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव होगा वो किस पर पड़ेगा? तो लिखिए, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव, क्रिया का, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव ये कर्म पर पड़ता है। कर्म पर, कर्म पर पड़ता है। भाई सकर्मक क्रिया में किस में पड़ता है? आपका ये कर्म पर पड़ता है। क्लियर? और अकर्मक पर ये कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक पर ये कर्म पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर बात? अकर्मक सकर्मक क्लियर? जिसमें जो कर्म मौजूद है तो सकर्मक, जिसमें जो कर्म है वो मौजूद नहीं है वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। क्लियर बात? इसके बाद अब जो सकर्मक और अकर्मक, क्वेश्चन कैसा देगा आपको? वो क्वेश्चन सिंपल दे देगा, वो नहाना दे देगा, खाना, सोना, ये शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा कि इन शब्दों में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसके लिए भी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, या छोटा सा एक मेथड कह लीजिए आप। यदि आप उस मेथड को समझ गए तो आप दुनिया के चाहे कितने भी शब्द हो, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कितने भी शब्द हो, आप 1 सेकंड में उनका उत्तर दे देंगे। क्लियर? तो सीखे उस मेथड को? बिल्कुल। तो उसके लिए आपको 3 चीजों का पता होना आवश्यक है। सबसे पहला ये होता है आपका ये कर्ता। भाई कर्ता कौन होता है? जो कर्ता कौन होता है? भाई कार्य को करने वाला। कौन होता है? भाई कार्य को करने वाला। कार्य, कार्य को, कार्य को करने वाला ये कौन होता है? ये होता है आपका ये कर्ता। क्लियर? कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। इसके बाद दूसरा पता होना चाहिए आपको ये कर्म। भाई कर्म क्या होता है? भाई जो कार्य हो रहा है वही तो होता है कर्म, यानी कि कर्म का आपको पता है। इसके बाद में
तीसरी बात का आपको पता होना चाहिए, ये क्रिया। भाई क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जो किसी कार्य का होना या किसी कार्य का करना दर्शाते हैं, वे सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया का आपको पता है, सबसे पहले ये कर्ता, दूसरे नंबर पर ये कर्म और तीसरे नंबर पर ये क्रिया शब्द का आपको पता होना चाहिए। आपने कहा भैया हमें तीनों चीजों का पता बड़े अच्छे से ये चल गया। क्लियर?